नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। सदैव अटल स्मारक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और सदैव अटल स्मारक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और बीजेपी पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। बता दें कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं और इसके साथ ही जेपी नड्डा भी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है और ऐसे में सदैव अटल स्मारक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। बता दें कि आज लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन और जनसंघ के संस्थापक नेताओं की लगी है मूर्ति और पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। जनसंघ के संस्थापक नेताओं की मूर्तियां लगी हुई है और पीएम मोदी इस दौरान लोगों को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये स्थल भारतीय राष्ट्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, आदर्शों और अमूल्य योगदान को अपनाने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अनुपम केंद्र बनेगा। बता दें कि करोड़ों एकड़ में फैली इस परिसर में 3 महान व्यक्तियों की ऊंची प्रतिमा लगाई गई है जो कि राष्ट्र निर्माण और उनके योगदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा है, क्या कुछ खास है? अजय जी बिल्कुल अनीता, आपको बता दूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा है और अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी 101वीं जयंती है जिसके मौके पर प्रधानमंत्री लगभग 1:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंच के जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है उसका लोकार्पण है जो प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा होना है। और इसी के साथ वेंकैया नायडू जो है अटल बिहारी स्मृति के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। साथ ही म्यूजियम का जो है वो निरीक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है। ऐसे में अजय, मैं तैयारियों की लेकर बात करूं, सुरक्षा को लेकर, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जगह प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिस तरीके की पहले से ही चलता रहा है कि एक प्रोटोकॉल के तहत तैयारियां की जाती हैं। चौक चौबंद पुलिस हर चौराहे पर खड़ी मिलती है। उसके साथ ही जो उनका घेरा होता है, सुरक्षा घेरा, वो भी पूरी तरीके से तैयारी पहले से की जा चुकी है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के सारे दस्ते वहां पर मौजूद है
और पूरी हर एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है लगातार। ऐसे में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो अब एक तरह से यूपी के पर्यटकों के लिए भी काफी लुभावना हो गया है, तो ये सुनहरा अवसर भी है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं अजय? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद जो है आम जनता के लिए, जनमानस के लिए भी इसको खोल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है प्रतिमाओं की ऊंचाई जो है 65 फीट रखी गई है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है और इस पर लोगों की खास नजर रहेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजय। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे अमित शाह। ग्वालियर और रीवा में कार्यक्रम में होंगे शामिल और मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट और किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह हैं और ग्वालियर और रीवा में कार्यक्रम में होंगे शामिल और मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट और किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज का दिन सियासी और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहद ही खास होने वाला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पूरे दिन ग्वालियर में रहेंगे और यहां कई बड़े कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन से लेकर राजनीतिक और कारोबारी हलकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े गोरखी स्थित स्कूल भी पहुंचेंगे और यहां वो डिजिटल अटल म्यूजियम का अवलोकन करेंगे और इस दौरान वो अटल जी की जीवन, विचारों और राजनीतिक यात्रा से जुड़ी डिजिटल स्मृतियों को देखेंगे और ये म्यूजियम आधुनिक तकनीक के जरिए अटल जी की विरासत को संजोए हुआ है। अमित शाह व्यापार मेला मैदान पहुंचेंगे जहां वो अदम्य एमपी ग्रोथ समिट का शुभारंभ करेंगे और इससे मंच से वो करीब 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। बता दें कि आज होगी अटल कैंटीन की शुरुआत दिल्ली में और 100 की जगह 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना और आज से शुरू हो रही है अटल कैंटीन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आज होगी अटल कैंटीन की शुरुआत और 100 जगह 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना और आज से शुरू हो रही है अटल कैंटीन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आज एक बड़ी राहत देने वाली योजना की शुरुआत होने जा रही है और राजधानी में अटल कैंटीन योजना के तहत एक साथ 100 जगहों पर कैंटीन खोली जाएगी और इस योजना की औपचारिक शुरुआत नेहरू नगर से होगी, जहां पर पहली अटल कैंटीन आम जनता के लिए खोली जाएगी और इस पहल का मकसद ये सुनिश्चित करता है कि गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोग बहुत कम दाम में भरपेट और पौष्टिक भोजन पा सकेंगे। अटल कैंटीन योजना के तहत सिर्फ 5 रुपए में गर्मा गर्म थाली उपलब्ध कराई जाएगी और इस थाली में चावल, दाल, सब्जी और रोटी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि हर कैंटीन में खाना ताजा, साफ सुथरा और पौष्टिक होगा ताकि गरीब तबके के लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिल सके और ये योजना खासतौर पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें सम्मान के साथ सस्ता और अच्छा खाना मिल सके। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 नई एयरलाइंस को केंद्र को हरी झंडी मिली है और इसके साथ ही संक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेसवे को एनओसी मिल गई है और एविएशन सेक्टर में मोनोपोल तोड़ने की तैयारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्र ने 3 नए एयरलाइंस को हरी झंडी दिखा दी है और अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम है संक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेसवे को एनओसी मिल चुकी है। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइंसों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंसों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और इन एयरलाइंसों के नाम जो रखे गए हैं वो संक एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है और ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी और इसके बाद से सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज़्यादा कंपनियां और विकल्पों की जरूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज़्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को
बेहतर सेवा और ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। एविएशन इंडस्ट्री की जानकारों का कहना है कि इससे भारतीय एविएशन सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। हालांकि नई एयरलाइंस के सामने असली चुनौती अब शुरू होगी और उन्हें पूंजी जुटानी होगी, विमान बाड़े को तैयार करना होगा और मजबूत नेटवर्क खड़ा करना होगा ताकि वो सही मायने में उड़ान भर सके। जानकारी आपको दे दें कि केंद्र ने 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी दिखा दी है और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हिमांशु होता जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि 3 एयरलाइंसों को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। हिमांशु जी। जय हिंद। हाँ जी, कल जो है एक नई दिशा आई है भारतीय नागरिक विमान उड्डयन क्षेत्र में, जो 3 नए एयरलाइंस को दी गई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगी इनकी उड़ान भरने में, क्योंकि अभी इनको मिनिस्ट्री से एनओसी मिली है। इसके बाद डीजीसीए की कार्रवाई होता है। डीजीसीए के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको कंप्लाई करने के बाद ही इनका जो पायलट्स और जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी टेस्टिंग होती है, जिसको डीचिंग टेस्ट कहा जाता है, एयरक्राफ्ट टेस्ट कहा जाता है। और ये सारी चीज में करीब अभी जो 3 एयरलाइंस आ रहे हैं, ऑल हिंद एयरलाइंस और ऑल हिंद एयरलाइंस एक रीजनल कम्यूटर के तौर पे काम करेगा, और साउथ इंडिया में एक एयरलाइंस, और पूरे भारत के लिए एक शेड्यूल एयरलाइंस। बिल्कुल, शेड्यूल एयरलाइंस के नाते संख एयर जो है वो आ रहा है। संख एयर में जबकि बोइंग या एयरबस आएंगे, तो ये जो अपना ऑल हिंद एयर है उसमें हमें टर्बो प्रॉप मिलेगी। टर्बो प्रॉप जो कि जो आप कहते हैं कि छोटी दूरी की, और इसीलिए उसको रीजनल कम्यूटर एयरलाइंस कहा जाता है। वो एक स्पेसिफिक रीजन में वो उनको परमिट मिलती है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि इन सबको जो है जब तक ये ऑपरेशनल होंगे तीनों एयरलाइंस को ऑपरेशनल होने में कम से कम 6 महीने से 7 महीने की टाइम लगेगी, क्योंकि ये बड़े जो है विमान लाने वाले हैं। छोटे विमान में ये काम और भी जल्दी हो सकता था, लेकिन इससे एक जो है सबको ये इसमें फायदा ये मिलने वाला है कि इंडिगो की जो मनमानी हो रही थी, एक जो मोनोपोली चल रही थी, तो मार्केट शेयर जो है अब इनके अंदर भी आ जाएगा। बिल्कुल जी। और जो हमारी संख एयर है वो भी अपना जो उड़ान भरने की जो उनकी जो प्लानिंग है, वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब जो जेवर के पास जो एयरपोर्ट ऑलरेडी टेस्टिंग मोड पे ओके हो चुकी है, वहां से शुरुआत करने की उनकी प्लानिंग है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें भी उस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने में भी थोड़ी सी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वो एशिया की जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रही है। सबसे बड़ी हमारे एशिया महादेश की जो है वो एयरपोर्ट बनने जा रही है। तो उसमें कई सारे काम अभी भी बाकी हैं। उनके रनवे पे जो तकनीकी होनी चाहिए, वो सारी चीज अभी जो है उनकी टेस्टिंग चल रही है। वो तो हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल। और ऐसे में हिमांशु जी, ये 3 नई एयरलाइंस को सौगात देने के बाद से अब जो यात्री हैं उनको काफी सुविधाएं मिल जाएंगी। बिल्कुल, काफी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि पहले जब कोई एयरलाइंस आती है तो मेन होती है कि इनमें मैनेजमेंट अगर सही रहेगी, जैसे एयर डेक्कन एक बहुत ही अच्छा एयरलाइंस के तौर पे आया था, बजट एयरलाइंस के तौर पे आया था, और उसका भी जो प्रतिष्ठाता थे वो बहुत विजनरी पर्सन थे। लेकिन उस एयरलाइन के पीछे यहाँ होता क्या है कि बड़े कॉर्पोरेट में भी रिवैल्री हमेशा दुश्मनी जो है लगी रहती है। एक अगर जाता है, अभी इंडिगो की केस ले लीजिए या एयर इंडिया की केस ले लीजिए, ये एक जमाने में अपनी नाम के मतलब बड़ी जो इनका जो है नाम हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में आप एयर इंडिया को देख सकते हैं, वो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों में बच गई है। उनकी जो पूरी मैनेजमेंट जो है वो ऐसे लोगों के पास चला गया। वो जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उस डिसइन्वेस्टमेंट के ही वजह से जब इनको दिया गया दूसरों को अच्छे एयरलाइंस की जो मैनेजमेंट को अनुभव थी, तब से देखिए आप एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो है बहुत अच्छी जो है सर्विस चल रही है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो संख एयर है, इनका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब जो चुनौती है ये मैनेजमेंट को लेकर है। बिल्कुल, मैनेजमेंट ही कोई भी कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट का अगर विजन सही रहता है,
जो दूरदर्शी जो एक सोच रहती है उनके दिमाग में, उसको लेकर जो है कंपनी आगे बढ़ती है। और यही सोच इंडिगो के पास भी थी जब ये पहले आया था। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता जब लोगों के जो है साथ लोगों की सपोर्ट से ये एयरलाइन यहां तक पहुंचा कि 434 एयरक्राफ्ट इसके पास आ गए। लेकिन आप ये अगर देखेंगे एक एवरेज तरीके से 300 एयरक्राफ्ट 300 विमान जब इनके पास आ गए थे, उसके बाद से इनकी मैनेजमेंट की डाउनफॉल शुरू हो गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए हिमांशु जी बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइंसों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को एनओसी जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब 3 नई एयरलाइंसों को केंद्र की हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में यात्रियों को अब सुविधा काफ़ी मिलेगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये आंकड़े 12 और 17 बताए जा रहे हैं। हादसे में NH-48 पर यह हादसा हुआ है और बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। लोगों ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो दूसरी तरफ जा रही थी और प्राइवेट कंपनी की सी बोर्ड ट्रांसपोर्ट की बस से टक्कर हो गई है और बस में तुरंत ही भीषण आग लग गई। और उस समय यात्री सो रहे थे और इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। और ईस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया है कि बस का ड्राइवर और क्लीनर बच गए हैं और ट्रक का ड्राइवर और उसका क्लीनर मरने में शामिल है। तो वहीं पीएम मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी हादसे में दुख जताया है। तो वहीं मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। और दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के खिलाफ आदेश में अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसकी तैयारी हो गई है और ऐसे में सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को देखकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट में आरोपी की अपील और जमानत याचिका का सीबीआई और पीड़ित के परिवार ने कड़ा विरोध किया है। सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल की थी। पीड़ित के परिवार ने सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि वो इस आदेश का तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा जो है उसे निलंबित कर दी है। और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतने ही 3 जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को फिलहाल जमानत दे दी है। और इसके बाद से अब जो है कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वहीं आज पूरे देश भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। देश भर में क्रिसमस के मौके पर प्रमुख गिरजाघरों में रौनक देखते ही बन रही है। चर्चों को खास तौर पर सजाया गया है और क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटें, क्रिसमस ट्री, सितारे और झिलमिलाते बल्ब से सजे चर्चों में प्रार्थना सभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनमें लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते नजर आए हैं। दरअसल क्रिसमस को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और यहाँ पर सेंटा क्लॉज की टोपी, क्रिसमस ट्री, सितारे, मोमबत्तियां और सजावट के अन्य सामान लोग खरीद रहे हैं। और कई चर्चों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर बच्चों को गिफ्ट भी बांटे गए हैं। बता दें कि देश में क्रिसमस अब सिर्फ ईसाई समुदाय तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब बड़ी संख्या में हिंदू, सिख और मुस्लिम परिवार भी चर्च पहुंचकर इसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने बताया कि क्रिसमस प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है और ये त्यौहार दुनिया के ज्यादातर देशों में मनाया जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश में लगातार जारी अशांति और हिंसा के बीच अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और बांग्लादेश में पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके
10 नवंबर 2024 को मोहम्मद यूनुस का विरोध सहायक नियुक्त भी किया गया था और इसका इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब विरोध के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से देश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और इसी बीच ढाका के एक चर्च के पास बम हमले में एक व्यक्ति की जान भी चली गई है और इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। देश के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी और तेज हो गई है। सीकर जिले का फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सीजन में पहली बार पचमढ़ी में तापमान इतना कम हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि नए साल की शुरुआत तक राज्य के कुछ हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। सुबह के समय हल्का सा घना कोहरा छाने रहने की आशंका है। यूपी की अगर बात की जाए तो लखनऊ, प्रयागराज समेत 50 से ज्यादा जिले घने कोहरे की चपेट में हैं और कई जिलों में विजिबिलिटी जो है वो शून्य हुई है। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गुरुवार सुबह से ही यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और पिछले 3 दिनों के दौरान सर्दी से 3 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी के बाद से रात में सिर्फ बादल छाए रहे और इससे सर्दी में कमी आई है। अधिकतम इलाकों में रात का तापमान बढ़ा है और पारा शून्य से ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने का खतरा अब बढ़ गया है। मौसम विभाग ने डोडा, गांदरबल और किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिले में एवलांच की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच हो सकते हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी दी गई। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर गुलमार्ग, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पुंछ और हरियाणा की ये तस्वीरें हैं। 6 जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। उत्तर भारत पूरी तरह से कड़ाके की ठंड की चपेट में। गुलमार्ग की बात की जाए तो यहाँ पर बर्फबारी चल रही है। हालांकि पर्यटकों को बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी देखा जा रहा है। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं ठंड से थोड़ी बहुत लोगों को राहत जरूर मिली है। पश्चिमी बंगाल की बात की जाए और पुंछ की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। पुंछ की बात कर ले तो यहाँ पर बर्फबारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।